कोई भी एजेंसी, चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो या एनआईए हो, कोई कस्टम ऑफिसर हो या ट्राई हो, कोई भी एजेंसी व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं करती और ना ही व्हाट्सएप पे कोई चीज़ डिमांड करती। उस नंबर पे हम व्हाट्सएप कॉल ना करके सिंपल कॉल करके पूछ सकते हैं और फिर भी यदि वो समनिंग आई है उसकी प्रिंट लेके अपने नज़दीक पुलिस स्टेशन में कॉल जाके बता सकते हैं कि जी हमारे पास ये समन आया, ये फेक है या ओरिजिनल है। तो ये पता लग जाता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर देख के ही पता लगा लेगा कि यहाँ ऊपर किसी और एजेंसी की मोहर होगी, नीचे कुछ और होगा, बीच में कुछ और होगा। इसका सबसे मोडस ऑपरेंडी ये होती है, वो ये बोलते हैं कि अपने किसी भी नज़दीकी, किसी रिश्तेदार, किसी को भी ये बताना नहीं है और जिसको भी बताओगे वो आपके खिलाफ तो एक्शन हो जाएगा। तो आजकल जो जनरेशन है उनको इन चीज़ की नॉलेज होती है तो उनको टारगेट नहीं करते। हाँ, जो बुजुर्ग हैं उनको टारगेट करते हैं, बुजुर्गों के पास, और वो उनको करते हैं जिनके अकाउंट में पैसे होते हैं। कहीं ना कहीं से इसमें बैंक भी इन्वॉल्व होता है कि बैंक से ही ये लीक होता है डाटा कि हाँ उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੁਚੇਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ WhatsApp ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ FCI ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पहुंची है, जेकर पहुंची है तो उस ते की हो रहा है? वो कंप्लेंट हमारे पास आ गई है, 2 दिन पुरानी कंप्लेंट है, संडे को आई थी। वो खुद यहाँ आए थे, हमने वो कंप्लेंट देख ली, उस कंप्लेंट पे वर्किंग हो रही और जिसने भी ये की कार्रवाई उस पर जरूर हम अपना एक्शन लेंगे। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਸਿਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ? इसका एक ही इलाज है कि कोई भी एजेंसी, चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो या एनआईए हो, कोई कस्टम ऑफिसर हो या ट्राई हो, कोई भी एजेंसी व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं करती और ना ही व्हाट्सएप पे कोई चीज़ डिमांड करती है और ना ही कोई ऐसा कह सकती है, क्योंकि यदि एक्चुअल में एजेंसी है तो वो इस तरह कभी कोई कॉल नहीं करती। ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨਆਈਏ ਹੋਵੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਵੇ, ਈਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ WhatsApp ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल जी, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती और कोई कॉल नहीं आती। ਇੱਕ ਸਰ ਸਮਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? जो समनिंग आती है वो व्हाट्सएप पे आती है। जिस व्हाट्सएप नंबर से ये समनिंग आई है तो उस नंबर पे हम व्हाट्सएप कॉल ना करके सिंपल कॉल करके पूछ सकते हैं और फिर भी यदि वो समनिंग आई है उसकी प्रिंट लेके अपने नज़दीक पुलिस स्टेशन में कॉल जाके बता सकते हैं कि जी हमारे पास ये समन आया, ये फेक है या ओरिजिनल है। तो ये पता लग जाता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर देख के ही पता लगा लेगा कि यहाँ ऊपर किसी और एजेंसी की मोहर होगी, नीचे कुछ और होगा, बीच में कुछ और होगा। वहाँ पे वो यही चीज़ें दिखाते हैं, ट्राई से स्टार्ट करते हैं कि हाँ जी मैं ट्राई से बोल रहा हूँ या मनी लॉन्ड्रिंग केस है आपके ऊपर, मैं एनआईए से बोल रहा हूँ, ईडी से बोल रहा हूँ, और वहाँ से स्टार्ट करके और सीबीआई तक पहुँच जाते हैं। जबकि केस एक का ही होता है, वो सुप्रीम कोर्ट तक का हवाला दे देते हैं कि हाँ जी मैं सुप्रीम कोर्ट से आपका, लेकिन कभी भी कोई केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलता ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ FIRs ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੋ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? उसका एक ही इलाज है कि वो फोन ना उठाएं और अपने, वो मना करते हैं। इसका सबसे मोडस ऑपरेंडी ये हो कि वो ये बोलते हैं कि अपने किसी भी नज़दीकी, किसी रिश्तेदार, किसी को भी ये बताना नहीं है और जिसको भी बताओगे वो आपके खिलाफ तो एक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत गलत है और कोई एजेंसी ये नहीं कहती कि आप अपने किसी रिश्तेदार को ना बताओ।
कि फोन काट देना चाहिए उस वक्त ही? फोन को तो उसी वक्त काट देना चाहिए या फिर फोन उठाना भी नहीं चाहिए। ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਫੀਸਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ये जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, जो भी रिटायर्ड होते हैं, उनका पेंशन का पैसा उनके अकाउंट में होता है और वो टारगेट करते हैं सीनियर सिटीजन को। सीनियर सिटीजन क्योंकि जिन्होंने अपने टाइम में कभी इस तरह की कोई इंस्ट्रूमेंट या मतलब ऑनलाइन जो किया भी होगा तो इतना नॉलेज नहीं होता। जो आजकल जो जनरेशन है उनको इन चीज की नॉलेज होती है तो उनको टारगेट नहीं करते। हाँ, जो बुजुर्ग हैं उनको टारगेट करते हैं, बुजुर्गों के पास, और वो उनको करते हैं जिनके अकाउंट में पैसे होते हैं। कहीं ना कहीं से इसमें बैंक भी इन्वॉल्व होता है कि बैंक से ही ये ਲੀਕ होता है डाटा कि हाँ उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ये जो डाटा है वो तो बैंक से ही लीक हो रहा है। बैंक से डाटा लीक होता है कि नहीं तो उनको क्या पता होता है कि भाई हाँ उसके अकाउंट में कितने पैसे है, कितना अमाउंट उनके अकाउंट में होती है, और जिसके अकाउंट में मनी होती है, अमाउंट होती है, उसी को ही फोन आता है। जिसके अकाउंट में, चाहे रिटायर्ड ऑफिसर है, जिसके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, उसको कभी फोन नहीं आता। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰੈਸਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? इसके लिए सबसे बड़ा जो हथकंडा है वो अवेयरनेस है। पब्लिक को अवेयर किया जाए। हम जगह जगह जाते हैं, रोज पब्लिक एरिया में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, एलांटे मॉल है, रॉक गार्डन है, रोज गार्डन है, लेक है। इसके अलावा हमने एक जो नया स्टार्ट किया है वो स्कूल्स के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो घर में होते हैं, तो बच्चों को इसके लिए अवेयर किया जाता है कि जाके अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को भी बताएं कि इस तरह का कोई फोन आता है तो उसके चक्कर में ना पड़े। तो हम रोज ही, मैं खुद भी जाता हूँ यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या स्कूल्स के जो सीनियर जो बच्चे हैं, +1 +2 के, NSS के बच्चे हैं, उनको लेके उनका सेशन स्टार्ट किया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है। स्कूल्स के बच्चों के साथ साथ जो प्रोफेसर्स हैं और डॉक्टर्स हैं उनको भी अवेयर किया जा रहा है। ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? नहीं, अलग से कुछ नहीं है कि अलग टीम तो बनेगी नहीं। तो साइबर क्राइम जो टीम है वही इनका इसको रोकेगी, वही अवेयर करेगी लोगों को। और साइबर क्राइम जो हमारा जो पुलिस स्टेशन है, इसी की ड्यूटी है कि हम अवेयर करें लोगों को, और जो इस तरह के जो फंस गए हैं, जिनके साथ में इस तरह के फ्रॉड हुआ है, उसको हम जाके रोक के पकड़ के लेके आए। ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਜਾਦਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ।